नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कल संसद में राहुल गांधी का दिन था, तो राहुल गांधी ने विदेश नीति से लेकर जातिगत जनगणना तक, मेक इन इंडिया से लेकर बेरोजगारी तक, चुनाव आयोग से लेकर ओबीसी समुदाय के मुद्दे तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को चुन चुनकर सवाल पूछे या यूं कहें जुबानी तीर चलाए। लेकिन आज बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार अंदाज में सूद समेत पूरा हिसाब बराबर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करने वालों को संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। फिर विदेश नीति के बहाने मामला इतिहास तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन्हें विदेश नीति समझनी है वो पंडित नेहरू का दौर याद कर लें, तो समझ आ जाएगा कि उस वक्त क्या खेल किया जाता था, क्या खेल होता था। लेकिन आज राहुल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने पैसे का इस्तेमाल शीश महल बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए किया है। तो आज संसद में इसी वार पलटवार पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, कौन फ्लावर है और कौन फायर है। आज का आर पार दोनों है। तो आज के आर पार में फ्लावर और फायर की भी बात होगी। प्रधानमंत्री ने जो हमला किया है उसकी भी बात होगी। लेकिन कुछ लोगों को विदेश नीति समझ नहीं आ रही है। यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, गरीबों की झोपड़ी में फोटो खिंचवाकर सारा खेल सेट किया जाता है। यह बोला है मोदी ने एक एक करके बात बोला है कि दिल्ली वाले तो यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। कहा है कि शीश महल और जकूजी में खेल होते हैं सारे। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला है। आइए रुक कर लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। एक एक करके मैं आज आपको विश्लेषण के सारे बिंदु बताऊंगा। आइए नजर डाल लेते हैं। राहुल को मिला करारा जवाब। राहुल ने क्या कहा था, अब हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन करवाने वालों को संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल ने कहा था देश में करीब 55% ओबीसी है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए जाति की बात सिर्फ फैशन है। हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। देश में करीब 55% ओबीसी हैं, ये जो बात कही इसका एक बड़ा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पीएम मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता मिले, इसके लिए विदेश मंत्री कई बार यूएस गए। यह एक सनसनीखेज आरोप था जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने अपने ही तेवर और कलेवर में दिया। नेहरू की विदेश नीति की बात प्रधानमंत्री ने करी और कहा कि नेहरू की विदेश नीति लें, पता चल जाएगा कि क्या खेल हुआ करता था। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने किताब का रेफरेंस दिया और उस किताब के रेफरेंस में सीधे तौर पर यह कहा गया कि किस तरह से पंडित नेहरू की विदेश नीति चलती थी और पंडित नेहरू किस चीज में इंटरेस्टेड होते थे, उसका भी मैं आपको आगे जिक्र करूंगा। लेकिन आइए एक और विश्लेषण की बात कर लेते हैं। नहले पर दहले वाले पीएम मोदी के अंदाज का विश्लेषण। दिसंबर 2016 संसद में मुझे बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। याद करिए राहुल गांधी ने यह कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला आखिर भूकंप आ ही गया, कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतना रूठ गई है। ये तमाम चीजों के बाद है। और अब मेरे साथ कौन कौन मेहमान है आइए परिचय करा देता हूं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ मनविंदर सिंह कांग है, सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो सबसे पहले कांग साहब आपके बाद आता हूं। आप लोग जकूजी बनवाते हैं, शीश महल बनवाते हैं और मोदी लोगों की
प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, यानी पूरे तौर पर आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करा है भरी संसद के अंदर, शीश महल और जकूजी पर। देखिए प्रधानमंत्री जी ने घर का जिक्र किया। 2020 में बीजेपी ने कहा था हम 15 लाख गरीबों के घर बनाएंगे। दिल्ली के इलेक्शन अनाउंस होने से एक दिन पहले 4500 घर की चाबी दी जाती है। तो कहां है आपका वादा? चुनी हुई सरकार की ताकतें कम की जाती है, कहां आपका वादा? और बीजेपी सारे देश में, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, वो नारा दिल्ली में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की है। यहां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है हेल्थ पर, लोगों की सेहत को लेकर किए काम पर, स्कूलों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन पूरा लड़ा है गालियां देकर। चाहे संसद के अंदर की बात हो चाहे संसद के बाहर, बीजेपी ने पूरे इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां दी। क्यों नहीं काम की बात करते? आप काम पे आइए ना, इलेक्शन लड़ना है तो। यो सिर्फ और सिर्फ गुंडा गर्दी पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर पर्चे डाले जा रहे हैं, झूठे पर्चे। उनको कैंपेन करने से रोका जाता है और शरेआम बीजेपी के लीडर प्रवेश वर्मा जैसे पैसे बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, इलेक्शन कमीशन की वायलेशन करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई पर्चा नहीं। आम आदमी पार्टी के लोगों पर झूठे पर्चे बनाए जा रहे हैं। यह चुनाव है, यहां ये गुंडागर्दी है। आप देश की राजधानी का, जिसमें पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है, और इस बार भी हम जीतेंगे। ओके, मैं रुक करता हूं भारतीय जनता पार्टी के एमपी का। देखिए अब आपने लंबा बोला कांग साहब, और अब तसल्ली से सुनेगा भी। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि राजधानी में अरविंद केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहे हैं और उनको काम नहीं करने दिया जाता, गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस को तो एक्सपोज कराई, लेकिन धागे खोल दिया आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से। देखिए कांग साहब जो कह रहे हैं, जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, ये अपनी ही बात में हमारी बात सिद्ध किए दे रहे हैं। ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा जी। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किए हैं मगर काम नहीं करने दिया जाता है। तो मैं लाखों दर्शकों से पूछना चाहता हूं, यदि काम नहीं करने दिया जाता तो काम कैसे कर दिया है बहुत, और बहुत काम कर दिया है तो कैसे काम नहीं करने दिया जाता है? ये आम आदमी पार्टी की असली फितरत है। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास करना। एक तरफ कहना कि हमने खूब सारा काम किया, हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कहना हमें काम करने नहीं दिया गया। हकीकत यह है कि उन्होंने जो काम किया है उस काम के 2 ही 3 प्रमाण हैं। एक, शराब का घोटाला, दूसरा घाटे में आने वाला दिल्ली का बजट, और तीसरा शीश महल। तो पूरी दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि आपने कितना काम किया है दिल्ली के लिए और कितना काम तमाम किया है दिल्ली का। तो मुझे लगता है, और जिस प्रकार के आरोप लगाने इन्होंने शुरू किए हैं, और खासकर तब जबकि ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, इनके वीडियो अवेलेबल हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पे कोई मुकदमा तो छोड़िए कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी हो, वो आज वही जवाब में, बचाव में तर्क लेने लगी है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेताओं ने अपने लिए लिए थे। जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर तो ये राजनीतिक आरोप है, करुणानिधि जी ने कहा था मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप है, सुरेश कलमाड़ी, ए राजा, शिबू सोरेन, सबके बयान देख लीजिएगा पिछले 25-30 सालों के, सबने कहा था हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप है, ठीक वही आरोप लगा रहे हैं। तो अब यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भारत में तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदारों ने पुरानी शराब नई बोतल में दी, और उस शराब के एक बोतल के बदले में एक और बोतल फ्री दी। सिर्फ उनकी यह नई राजनीति थी, और उनका जो बयान है वो अपने आप में, इसके अलावा जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि उन्होंने गरीबों को 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दिए हैं। और कांग साहब ध्यान करिएगा, उसमें से 3/4 ऐसी हैं वो महिलाएं हैं जिनका ओनरशिप में, रजिस्ट्री में नाम है। मैं दावे से कह सकता हूं 2014 से पहले इस देश में गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं हो सकती थी जिनका मकान हो, रजिस्ट्री में उनके मकान में उनका नाम लिखा हुआ हो। तो एक विस्तृत रूप से उन्होंने सारी बातें बताई हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने तो जो बोला है वो है ही, मगर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ आज के इस सत्य को बोला, अब यह सत्य उद्घाटित हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने उसको सिर्फ शब्द दिया है,
परंतु अब यह शब्द जो है पूरी देश ठीक है, में जवाब प्रकट लेते हो कांग चुका साहब है। से। मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में किसी को कोई संदेह रह गया है। ओके कांग साहब, ये बात तो सही है कि आप लोगों ने शीश महल बनवाया और वो शीश महल ने ही आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता के बीच होगा उसका। देखिए देवगन जी, ये शीश महल अगर इस देश में बनाया तो प्रधानमंत्री आवास मोदी जी बना रहे हैं। पार्लियामेंट मोदी जी ने अपने सपने, अपने शौक पूरे करने के लिए, सपने नहीं शौक पूरे करने के लिए। नहीं कैसे अभी कैसे सुधांशु नहीं जी नहीं कह ये रहे जो थे आप हमने बात बोल रहे हैं 4 करोड़ कांग साहब, मकान विद ऑल ड्यू दिल्ली में। रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं कि सुनिए। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट अपने सिर्फ शौक पूरे करने के लिए किया है। आप ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे Yes. अगला सवाल जो पूछूंगा उसका बिल्कुल बिल्कुल, हिसाब ये सांसद के नहीं, नाते बहुत आपत्तिजनक भारत बयान। की संसद के अंदर क्या प्रधानमंत्री अपने शौक के लिए पार्लियामेंट बनवा रहे हैं? आपको जानकारी है कि भारतीय और संविधान, क्या? जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आप नाम बार बार लेते हैं और लगातार लेते हैं, उन्हीं अंबेडकर साहब के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जब देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए? क्या 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के बैठ सकते हैं? पुरानी संसद में बैठ सकते थे? देश में आपको यही 100 साल अफसोस की पुरानी बात है संसद कि उसी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी को, यही अफसोस की बात है कि उसी बाबा साहब अंबेडकर को जिनको प्रेरणा का स्रोत आम आदमी पार्टी मानती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसी पार्लियामेंट में गालियां देते हैं, उनका अनादर करते हैं, भाजपा उनका अनादर करती है। यह बदकिस्मती है। 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री जी पहनते, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शीश महल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सरकारी घर मिला है, वो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको जाएगा, उसके बाद कोई और मिलेगा तो उसको जाएगा। ये कह देना शीश महल। ये कह रहे थे हमने 4 करोड़ मकान बनाए, 4500, सिर्फ 4500 मकान, वो भी दिल्ली के इलेक्शन अनाउंस ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। ये झूठ। जहां तक एक मिनट सुधांशु का जवाब दे दूं मैं सुधांशु जी का। सुधांशु जी कहते हैं इन्होंने काम किए, काम 50% सरकार आम आदमी पार्टी की है, 50% सरकार दिल्ली में भाजपा की है, क्योंकि भाजपा ने पार्लियामेंट में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सभी जो अधिकार थे खत्म किए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी हमारी ज्यूरिडिक्शन है जिसमें हजारों अड़ंगे डालते हैं जवाब सुनिए ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में एक एजेंडा सेट किया है एजुकेशन का, हेल्थ का। ठीक है। अब बटोगे तो कटोगे यहां नारा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पता है कि यहां काम की राजनीति की है, यहां गालियां नहीं। दिल्ली के लोग गालियों को कब मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आप देख लेना कल वोटिंग हो जाएगी, बीजेपी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लास्ट अमित भाई, लास्ट नहीं देखिए, एक सेकंड, अब आप कांग साहब जवाब भी सुन लीजिए। देखिए आप नहीं, बहुत लंबा बोल रहे हैं, 3-3 मिनट के जवाब नहीं हो सकते ना। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। एक आप आगे बोलिएगा सुधांशु त्रिवेदी जवाब। प्रधानमंत्री के लिए अपनी शौक के लिए भारतीय संसद बनवाई ने बहुत आपत्तिजनक बात कही है, बहुत आपत्तिजनक बात आपने कही है। आपको इसे वापस लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने शौक पूरा करने के लिए क्या? अरे कांग साहब, कुछ तो आप सांसद हैं और आप सोचिए कि वो संसद भवन जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बना था, जो किंग जॉर्ज ने आकर जिसका वो रखा था फाउंडेशन, वो तो साहब देश की सेवा के लिए था। गजब है साहब, स्वतंत्र भारत का संसद भवन आजादी के अमृत काल में बना है, तो इनको जाकर ये लगने लगा कि वो शौक के लिए है। क्योंकि आप लोग वो लोग हैं कांग साहब जिन्होंने जाके कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर दिख रहे हैं वो शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। वो इसलिए चूंकि आपको शेर भी भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे, आप लोग शांति के कबूतर उड़ाते थे। अब एक भारत मां का ऐसा शेर आके संसद में बैठा है कि अब शांति के कबूतर नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। इसलिए आप लोगों के हाथ के तोते उड़ने लगे हैं। यह बात आपको समझनी चाहिए। और इस ढंग का बयान पुनः आम आदमी पार्टी की जो अर्बन नक्सल विचारधारा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है, यह भारत के संविधान के हर प्रतीक और प्रतिमान के खिलाफ है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि 50% सरकार है, मगर साहब आपका स्टाइल तो ऐसा लगता था जैसे 50% नहीं 150% सरकार है। आप तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार, तो चुने हुए सांसद तो है नहीं, केंद्र की सरकार तो चुनी हुई है नहीं, सिर्फ वही चुनी हुई सरकार है। इसलिए जो आपने किया है वास्तविकता में, जो आपने कहा कि आपने मॉडल दिया है, वो मॉडल ऐसा अद्भुत दिया है कि देश में एक ही सरकार ऐसी है जहां शिक्षा मंत्री दारू मंत्री है।
ऐसा आपको पूरे भारत में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। और आपने ऐसा मॉडल दिया है कि भारत की राजनीति में इकलौते सीएम है केजरीवाल जी, जिन्होंने जेल में जाते समय भी इस्तीफा नहीं दिया। लालू यादव जी ने कम से कम जेल जाते समय इस्तीफा देने की नैतिकता दिखाई थी, और ये इकलौते सीएम है जिन्होंने जिस आरोप में खुद इस्तीफा नहीं दिया उसी में अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इस्तीफा दिलवा लिया। तो गजब है भाई। शराब घोटाले में वो कह रहे हैं केजरीवाल जी की ये उनके हिसाब से आरोप गलत है, इस्तीफा देने लायक नहीं है, मगर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देने लायक है। और ये एकमात्र ऐसे मामले हैं कि शराब नीति को इन्होंने कहा कि वो सही है पर उसको विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद भी आके डिफेंड करते हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी का ये पूरा चरित्र जो है वो अब सामने आ चुका है, और इस प्रकार की बातें करना सरासर अनुचित है। और दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार के कार्य केंद्र सरकार ने किए, आपने 50% कही थी, एक लाइन में गिना देना चाहता हूं। दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, द्वारिका का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, द्वारिका में यशो भूमि देख लीजिए, विश्व स्तर का बना, और भारत मंडपम जिसमें G20 हुआ वो विश्व स्तर का बना। तो जो केंद्र सरकार के अधिकार में थे वो पूरी, आप देखिए टर्मिनल 1 देखिए, टर्मिनल 2 देखिए, टर्मिनल 3 देखिए जाके, क्या ये बदलाव नजर नहीं आता 10 वर्षों में? तो जो केंद्र सरकार के अधिकार में थे, और 2 गुनी हुई मेट्रो की रीच देखिए। तो बस सामने समझ में आ जाता है साहब किसने काम किया है और किसने काम करने की बजाय सिर्फ बवाल किया है। जी, लेकिन एक चीज है और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार आरोप यही लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुलिस से चीजों को मैनेज कराने का प्रयास कर रही है। लगता है बीजेपी का पलटवार है कि पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, ये सारा खेल यहां पर हो रहा है। कांग साहब, बड़ा स्पष्ट सवाल है, दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर जिनके साथ आपका अलायंस था वो भी कह रहे हैं कि आप शीश महल और भ्रष्टाचार में व्यस्त थे। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, अजय माकन ये बात कह रहे हैं, संदीप दीक्षित ये बात कह रहे हैं, अलका लांबा ये बात कह रही हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी करप्शन और शीश महल बनवाने में लिप्त थी और शराब घोटाले में लिप्त है। पंजाब का हक नहीं है क्या दिल्ली पे? क्या पंजाब के लोगों का हक नहीं? पंजाब की राजधानी दिल्ली नहीं है? ये भाजपा की मानसिकता है। नहीं तो कांग्रेस कह रही है, तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि उनकी मुखबरी करा रहे हैं आप लोग। ये तो संदीप दीक्षित ने चुनाव से पहले बोला कि उनकी मुखबरी कराई जा रही है पंजाब के लोगों द्वारा, पंजाब की पुलिस द्वारा। और पंजाब नंबर की गाड़ी में तो पैसा शराब सब निकला दिल्ली के अंदर। ये तो तस्वीरें आई सामने ना। अमित जी, मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल बोलने दे रहा हूं मैं। मुझे बोलने देंगे कि आप मुझे बोलने देंगे? जी। आप सुधांशु जी को जवाब देने दो ना, आप जवाब क्यों देने लग जाते हैं? सुधांशु जी को जवाब दो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, पंजाब नंबर की गाड़ी के अंदर शराब पैसा निकला आम आदमी पार्टी की गाड़ी में से, यह आरोप है। बिल्कुल नहीं निकला। तस्वीरें आई है सामने की गाड़ी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब का नंबर लगाया, यही तो मसला है। कर्नाटक की गाड़ी पे पंजाब का नंबर लगाकर भाजपा के कार्यकर्ता साजिश कर रहे थे और ये साबित हो चुका है। दूसरी बात, जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं सुधांशु जी की, अंग्रेजों के समय की थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहे, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, वहां बाबा साहब अंबेडकर की यादें जुड़ी हैं। आप कहां की बात करते हो? क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी गलत थे? तीसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी दिया, तब प्रधानमंत्री जी ने हमारा मजाक उड़ाया था कि रेवड़ियां बांटते हैं। अब दिल्ली के इलेक्शन में 2500 करोड़ की 2500 रुपए देने की बातें क्यों कर रहे हो? अब गारंटियां देने की बात कब क्यों कर रहे हो? जब अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियां दी थी तब ये मजाक उड़ाते थे, तब रेवड़ियां बुलाते थे। आज भाजपा के नेता घर घर पैसे बांट रहे हैं और ये भी कह रहे हैं सरकार आने के बाद हम 2500 रुपए देंगे, लेकिन मंसूबे पूरे नहीं होंगे इनके। क्यों? दिल्ली के लोग इनकी असलियत जानते हैं। दांत, हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, समाज को बांटने का काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दिल्ली के लोगों ने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। ठीक है मिस्टर कांग, जवाब ले लेते हैं। को वोट डालते हैं दिल्ली के लोग। जी, मैं रुक करता हूं। तनुज पुनिया मेरे साथ है। तनुज पुनिया मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो उन्होंने सीधे तौर पे बोला, प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस भी तो यही बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, भ्रष्टाचार किया। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, आम आदमी पार्टी ने जो कहा, हम कांग्रेस अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ तक शीश महल की बात है, ये तो पूरे दिल्ली जानता है, पूरा देश जानता है बनाया। लेकिन साथ ही साथ ये भी क्यों भूल जाते हैं कि जब कोरोना काल चल रहा था, मजदूर रोड पे चल रहे थे, मर रहे थे लोग, लाइन में खड़े खड़े रोड पे चल चल के धूप में मर रहे थे, तब उस जमाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर के लिए 20,000 करोड़ उसमें कोरोना काल में दिया है, लॉकडाउन के दौरान दिया है। तो वो भी उसमें कम थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले, मतलब ये ना भूल जाना चाहिए कि उन्होंने भी वही काम किया था। जब वही पैसा हम लोग डाइवर्ट कर सकते थे, लोगों को जो भूखे बैठे थे उनको खिला सकते थे, उनको अपने घर पहुंचा सकते थे, तब इन्होंने जो है अपना राजमहल बनाने का काम किया है कोविड के दौरान। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात में कहा कि कुछ लोग जो है वो फोटो सेशन कराने के लिए जाते हैं झोपड़ियों के अंदर, उनका निशाना राहुल गांधी पर था, और वो जो फेमस उनकी विजिट थी कलावती के घर पर, उस पर था, उत्तर प्रदेश। देखिए, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने पूरे भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा नापा। इतने सैकड़ों लोगों से मिले, कई जगह गए, कारपेंटर के यहाँ गए उनका हालचाल जानने के लिए, जो भाई लकड़ी का काम करते हैं, उनकी समस्याएं जानी। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा, इस बात को कहा है सदन के अंदर कि जो है उसका दर्द ये था कि जो सामान वो बनाता है, फर्नीचर वो बनाता है, वो बड़े बड़े शोरूम में जाता है, लेकिन सामने के गेट से उस शोरूम के अंदर उस बढ़ई की एंट्री नहीं है, उसको पीछे से जो है कार्यालय में जाना पड़ता है। तो ये इस तरह का दर्द, जूते बनाने वाले का दर्द वो जानने गया। तो ये देखिए, ये सब बातें हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस चीज़ों का, लेकिन जो समस्याएं वो दूसरों के घर जा करके, उनके साथ बैठ करके, उनके ज़मीन पे बैठ करके, उनका काम के बारे में जान करके राहुल गांधी जी ने जाना है, वो प्रधानमंत्री जी सोच भी नहीं सकते हैं कभी अपनी ज़िंदगी में कि इतना अनुभव उन्होंने कर लिया है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पुनिया साहब जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी गए, किसी कारपेंटर के घर पे गए, किसी मोची के घर पे गए जानने के लिए, तो आज तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है। इनको जानने की जरूरत है, क्योंकि एक शेर होता है पुनिया साहब, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यानी एक दौर, एक उम्र चाहिए। आपने तो 4 उम्र लगा दी, 4 पीढ़ी गुजर गई, अब तक उनको समझ ही में नहीं आया कि भारत का दर्द क्या था, क्योंकि उनके लिए गरीबी एक मानसिकता है। याद करिए, राहुल गांधी जी की सरकार जब सत्ता में थी, ये राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड बयान है कि गरीबी तो एक माइंडसेट है, मगर मोदी जी के लिए गरीबी एक जीवन का जिया हुआ सच था, जो उन्होंने खुद रेलवे स्टेशन पे चाय बेचकर, और उन्होंने बताया कि उनकी स्वर्गीय माता जी ने एक दौर में बर्तन तक मांजे हैं। तो वाकई उन्हें समझने की जरूरत नहीं, उन्होंने जिया हुआ है, जिया हुआ और देखा हुआ, विजिट किया हुआ। जैसे किसी टूरिस्ट स्थान पे आप जाते हैं तो आपको देख के समझने की जरूरत पड़ती है, और जिस जगह पे आप रहते हैं वहां का तो चप्पा चप्पा आपको पता हुआ होता है, वो आपके टिप्स पे होता है। बस ये अंतर है हमारे प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी में, और इसी कारण से आज भी जो बातें आई, चाहे विदेश नीति की हो, आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको समझाइए साहब कि ये किस प्रकार की बातें विदेश नीति के लिए उनकी टीम वाले जो लिख के देते हैं, वो क्या नाम शनाब बातें। लेकिन पुनिया साहब, मतलब ये तो एक तरह से वो जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मैसेज होता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो अमेरिका में बैठे रहे इनवाइट के इंतजार के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब इसके अंदर ये एक तरह से इमेच्योर स्टेटमेंट था विदेश नीति के बारे में? अब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं, इमेच्योरिटी की बात नहीं है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सही बात थी वो उन्होंने अपनी आपको लगता है ये सही बात है कि भारत का विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के लिए इनवाइट लेने के लिए अमेरिका बैठा रहा था? डू यू थिंक दिस इज राइट पुनिया साहब? हो सकता है, क्या पता क्या हो सकता है। ये बात उन्होंने अपनी शंका वहां पे सामने रखी है, उन्होंने अपनी शंका सामने रखी है, तो उसका जवाब दें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो उसने कहा उनको बताना चाहिए इस बारे में। और जहां तक अभी त्रिवेदी जी हमारी बात बता रहे थे कि राहुल गांधी जी आज का सच जानने जा रहे हैं कि आज उनकी सरकार में, मोदी जी की सरकार में किस तरह परेशानी हो रही है, वो उनके सामने रख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इसकी तरफ ध्यान दो, ये करो।
एक नेता होने के वजह से, एक जो है नेता प्रतिपक्ष होने के कारण वो समाज का दर्द ले जाकर के सदन में रख रहे हैं, मोदी जी के सामने रख रहे हैं। ठीक है। कि ये दर्द है आज के समय में, पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, उनके सामने इसलिए रखा जा रहा है ताकि वो कुछ करें इस बारे में, ये मंशा है उनकी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं उनकी मंशा क्लियर है, वो चाहते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा, जवाब देना प्रधानमंत्री का काम है, सवाल पूछा गया है। नहीं, मैं मंशा भी बहुत साफ बता देता हूं, मैं मंशा सवाल बता देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं। पहले तो वो आज की जो बात कर रहे हैं, तो तनुज जी आप उनको जाके बताइए, उन्होंने कहा तेलंगाना में 56% ओबीसी है। वैसे तेलंगाना सरकार के सर्वे में संख्या कुछ अलग है, पर अगर 56% माना है तो आके यहां तो भाषण दे रहे हैं कि इनको इतना हिस्सा नहीं, उतना हिस्सा नहीं। तेलंगाना में प्योर कांग्रेस की सरकार है, कितने मंत्री हैं? 12। कितने ओबीसी हैं? 2। दिलवाइए इस्तीफा सबको, 7 ओबीसी मंत्री बनाइए। इसे कहते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, दुनिया को आके भरमाते। अब मैं अमेरिका वाली बात पे कहता हूं, देखिए पुनिया साहब, अगर उन्होंने ये बोला होता कि हमें इस बात का शक है, हमें ऐसा लगता है, तो समझ में आता। उन्होंने तो अथॉरिटेरियन स्टेटमेंट दिया है कि जयशंकर साहब वहां गए, यानी जो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है वो राहुल गांधी को समझ में आ रहा है। और सामने दिखाई नहीं पड़ा ट्रंप के शपथ ग्रहण में, पहली रो में, पहली सीट पर किस देश का विदेश मंत्री बैठा था? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे थे। उनके विदेश मंत्री रूबिको ने सबसे पहली बायलैटरल टॉक किसके साथ की? भारत के विदेश मंत्री के साथ की। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, लाखों दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, भारत के लिए कितने गर्व का क्षण था ये राहुल गांधी और विदेश वालों को समझ में नहीं आया। अमेरिका की एफबीआई, जो सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका चीफ एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना, काश पटेल। और वो जब शपथ ग्रहण के लिए गया तो उसके माता पिता दोनों थे। उसने शपथ ग्रहण के समय माता पिता दोनों का पांव छुआ और जय श्री कृष्णा बोला। यह किस भारतीय के लिए गर्व का विषय नहीं था? मगर राहुल गांधी जैसे लोगों की आंख पे पट्टी बंधी हुई, यह नजर नहीं आता कि देखो भारतीय कहां से कहां तक पहुंच गए। बड़ी बड़ी कंपनियों तो छोड़िए, अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट पे पहुंच गए, मगर इंडियन स्टेट से लड़ने वालों की मेंटल स्टेट ऐसी है कि उन्हें वो स्टेट का शानदार दृश्य स्टेज पर दिखाई नहीं पड़ता। मिस्टर पुनिया, रिस्पॉन्ड। जी मिस्टर पुनिया, अच्छे काम दिखाई नहीं देते, बीजेपी कह रही है अच्छे काम दिखाई नहीं सवाल देते। थोड़ा सा एक बार बता दें। नहीं, अच्छे काम जो है उसकी तारीफ है, जो हमारे एफबीआई के जो वो बने हैं उनका उन्होंने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। एफबीआई के जो मुखिया बने हैं वहाँ पे यूएस में, तो उन्होंने, हमें पूरा गर्व है, हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय मूल का जो है वहाँ पे एक कोई बड़े दुनिया की बहुत बड़ी एक संस्था है जिसका हेड बना है, तो बहुत गर्व होता है इस बात की, हम पूरी वो करते हैं। और जो है जहाँ तक इसकी बात है, अमेरिका की बात है, तो वहाँ पे एक बात भी नहीं भूल जानी चाहिए कि जो है कमला हैरिस जो है वो भी भारत मूल की थी, वो हारी थी, तो उसका दुख भी व्यक्त कर दें हमारे प्रधानमंत्री जी साथ ही साथ, जिनको नहीं मिल पाया। और उनके मित्र जो हैं, मित्र मैं इसको पॉजिटिवली कह रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ जिससे आप वो करना चाहें, वो कुछ और कहना चाहें कि जो है हमारे जो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, इसकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन जहां कमी है वो भी तो सरकार को एक्सेप्ट करनी चाहिए। बात है सर, जो कमियां आ जा रही हैं, जो कमियां बार बार, मैं ये पूछता हूं, हमारा काम है कमी नहीं, बिल्कुल कमी को सामने रखना विपक्ष का काम है और करना चाहिए, पुरजोर तरीके से भी करना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि कमी राष्ट्रपति से क्या रह गई थी कि उनके भाषण को बोरिंग कह दिया गया, उन्हें पुअर लेडी कह दिया गया, प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया। वो देखिए बोरिंग की बात नहीं थी, ये कहा गया, ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया जी ने उनकी ऑन रिकॉर्ड, जो कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, कहां कहा गया था? ये भाई ये कैमरा के बीच जो में आप कहा बता गया, रहे रिकॉर्ड हैं, हुआ, वो जब कैमरा आपस के में बीच में कहा गया, रिकॉर्ड हुआ है, मैं पीछे खड़ा था, मैं सोनिया गांधी जी के पीछे खड़ा था उस समय, मैं जी वो पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा, पूरा आप देखेंगे तो वो सोनिया जी से पूछ रहे थे कि जो है कैसा लगा आपको, बोरिंग लगा कि कैसा लगा आपको, इस तरह से उनके वो थे। और वो काट करके आप केवल बोरिंग पे उसको फोकस कर रहे थे। सोनिया जी ने उनके स्वास्थ्य को भी के लिए भी बोला था, वो तो आपके कैमरे में है नहीं, पुअर लेडी बोला कैसा है, मुझे लग रहा है उन्होंने पुअर लेडी बोला। गांधी परिवार के वहां 3 सदस्य थे, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी, तीनों के वक्तव्य कैमरा पे मैं पीछे खड़ा था भैया, मैं पीछे खड़ा था,
बोरिंग बोला नहीं, पूछा था कि आपको बोरिंग लग रहा है कि कैसा लग रहा है। पूरी बात आपने सुनी। मैं पीछे एग्जैक्टली पीछे खड़ा था सोनिया जी के। सोनिया जी ने कहा कि उनका हेल्थ नहीं ठीक लग रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा पुअर लेडी, कि उनकी तबीयत खराब सी लग रही है। अगर वो गरीब परिवार से आती हैं, व्यक्त करते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, कितनी भी बात के लिए ये बचाव करने का प्रयास करें। पहली बात, महामहिम राष्ट्रपति का भाषण क्या कोई मनोरंजन का शो है जिसे बोरिंग और नॉन बोरिंग के बाइनरी में बांधा जा सके? यह दर्शाता है कि संविधान के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए कितना सम्मान है। यह कोई स्टेज शो नहीं था, कोई मूवी का शो नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था जिसमें आप ये कहें कि यह बोरिंग लग रहा था। यह गंभीरता सम्मान से सुनने वाली बात थी। दूसरी बात, अगर आपको उनके बारे में टिप्पणी करनी थी, आप सरकार के बारे में करती। और पुअर लेडी शब्द आपने बोला, मुझे लगता है अंग्रेजी के जितने भी विद्वान हो, पुअर और लेडी में कौन सी सकारात्मकता है? ये सरासर निगेटिव थॉट, और जो एक प्रकार का राष्ट्रपति शब्द के लिए जो अधीर रंजन चौधरी जी ने उस समय बोला था, वो शब्द हो पूरे बैकग्राउंड में। सर, ये उसी प्रकार की बात। तो अनहेल्दी बोला जा सकता था। She was feeling a little bit difficult, कौन ये बोलता बोला है? जा सकता सुधांशु था। जी, आप भी अंग्रेजी बोलते हैं। पुअर लेडी बोलते हैं, बेचारा। तो मैं बता रहा हूं। बेचारा जैसे बोला जाता है, ऐसा है ना बेचारे की। वैसी भावना है। ये समस्या क्या है कि आप लोग वैसा ही बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे पिछले लोकसभा में आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपत्नी शब्द बोला था, और फिर ऐसा बचाव करने की कोशिश की थी कि मैं तो गैर हिंदी भाषी हूं, तो मुझे पता नहीं भारत का कोई भाषा भाषी हो उसको पति और पत्नी शब्द न पता हो, और बांग्ला भाषी को पति या पत्नी न पता हो। यह बात बहुत ही हास्यास्पद और बहुत भर्त्सना योग्य थी। वैसा ही बचाव। अरे एक बार कह देना चाहिए था, सोनिया जी को माफी मांग लेनी चाहिए, विड्रॉ कर लेती। नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैं माफी मांगती हूं। कौन सी उनकी इज्जत घट जाती है? मगर क्या करें, जो शाही परिवार है, जो ब्लू ब्लड है, जो कहते हम तो साहब शहंशाह आलम हैं, हम किसी जमाने में सुल्तान नवाब होते थे, हम मलिकाए हिंदुस्तान हैं, हमारे लिए तो वो ट्राइबल लेडी पुअर लेडी है। और अगर हमारे मुंह से निकल गया हम थोड़ी बात कहेंगे। अब जिसको जो कयास लगानी हो लगाए रह सके। लेकिन सुधांशु एक सेकंड, तनुज पुनिया आप कह रहे हैं पुअर लेडी का मतलब हालचाल पूछना था। वही तो आप बात कह रहे हैं। तरुण आप कह रहे हैं पुअर लेडी का मतलब हालचाल पूछना था। मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि उनकी तबीयत खराब है बेचारी, जैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप बताइए, पुअर लेडी में कोई ये कहता है कि गरीब महिला को कहा जाता है कि पुअर लेडी? हिंदी अनुवाद तो गरीब महिला ही है इस तरह से कि उनकी तबीयत खराब है। अरे आप सीधा सीधा अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन जो भाषा में प्रयोग होता है कि शी इज वेरी अनहेल्दी दैट पुअर लेडी, तो इस तरह से अगर उसको किया जाए तो इस तरह से उनका मतलब था। ऐसा कोई समाचार भी नहीं आया, ऐसा कोई समाचार भी नहीं आया कि राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब हो और राष्ट्रपति जी की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई तबीयत खराब हो, ऐसा कोई समाचार तो नहीं था। ऐसा समाचार की बात नहीं कर रहा हूं जी। देखिए, आपको मुद्दा बनाना है जी, तो आप मुद्दा बनाइए। नहीं बना रहा सर, मुद्दा बना हुआ है। मैं सीधे ये कह रहा हूं कि मैं पीछे खड़ा रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। मैं उनके पीछे खड़ा था, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा आई थिंक शी वाज नॉट फीलिंग वेल दैट पुअर लेडी, ये उन्होंने बोला था। पीछे की बात तो तब समझी जाए जब आगे समझ में आ रहा हो। आगे तो बोला गया ना। और प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि एक गरीब परिवार की बेटी, एक महिला राष्ट्रपति को क्या क्या कर अपमानित कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अब आप मुझे बताइए, मैं एक एग्जाम, आपने बोला पुअर लेडी का मतलब था वो हालचाल पूछा जा रहा था। संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए एक गाली का प्रयोग किया था और उनको उसको कोट अनकोट करा, संजय राउत ने हरामखोर कहा था। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला इसका मतलब नॉटी है मेरी राय में। उसका मतलब तो नॉटी नहीं होता। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, आप कह रहे हैं कि हालचाल पूछा गया, वो गलत कहा है। मैं भी मानता हूं आपकी बात, वो गलत कहा जी। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, आप अंग्रेजी और हिंदी के दोनों के जानकार हैं। पुअर लेडी से उनका तात्पर्य भावना, आप समझिए, भावना थी हालचाल पूछने की कि शी इज अनवेल। देखिए, पुअर लेडी होता असहाय महिला, ठीक, असहाय महिला होता है, या शर्ट। अगर वो, मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए तनुजी, याद करिए सोनिया गांधी जी 2013 में जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हो रहा था, वो आई थी, उनका स्वास्थ्य खराब था, प्रक्रिया पूरी होने से पहले उन्हें सहारा देके बाहर ले जाना पड़ा। किसी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई टिप्पणी की थी? बताइए, कभी किसी ने टिप्पणी की हो तो बताइए। यहां तक कि अभी
वो चुनाव प्रचार में नहीं अरे गई, आप छोड़िए क्या बात कर रहे राज्यसभा हैं वो नरेंद्र आई। मोदी जी, बहुत प्रधानमंत्री नॉन बात जी ने है क्या कि क्या उनका अपशब्द कहे हैं सोनिया गांधी के अरे लिए, साहब, क्या क्या अपशब्द अरे कहे भाई हैं मेरी बात उन्होंने, सुनिए, मैंने कह उन्होंने रहा हूं राहुल गांधी कभी जी उनके लिए, अरे भैया, अरे तनुज जी अब ये मत बोलिए, आपके लोगों ने क्या क्या बोला है, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मर जा मोदी, क्या बोला हिटलर है? की आप मौत, बताइए कुत्ते ना, की मौत से आप लेकर बताइए ना। आपने तो उन लोगों को, हाँ बता रहा हूं सुनिए मेरे भाई, एक नेता हैं आपके, हमारे और आपके यूपी के ही, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और वो आप कांग्रेस में नहीं थे, वो सपा में थे 2014 में, और सपा में होने के बावजूद अगले दिन राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए थे, कोई जाके वेरीफाई कर सकता है नेक्स्ट डे, और उनको लाकर अपनी पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, और आज वो कांग्रेस पार्टी से सांसद है। मैं चुनौती से कहता हूं, उस दौर में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तब भी हमने कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की, मौत का प्रकार नहीं बताया, बोटी बोटी करने की बात नहीं की, कब्र खोदने की बातें नहीं कही। देखिए आप मगर अपने एक बात पहले तो मैं अपने आपको पार्टी के दाद देना नेताओं को चाहता आप हूं, रोकिए, तनुज जिस जी। तरह से वो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, ये तो ऐसे ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, सर, तो बेग बात। उनको भी आप नाम लीजिए ना, जो लोग आपके यहाँ से करते हैं। नहीं, मैंने तो सीधे मौत की बात कही, कोई छोटी मोटी बात ही नहीं कही भाई, अब शब्द तो अलग छोड़िए, सीधे मौत, और सोनिया जी ने मौत का सौदागर शब्द कहा था। मगर मैं कांग्रेस पार्टी का एक मामले में तारीफ भी करना चाहूंगा अमीश जी, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये लोग गाली बकने में भी अपनी वोट की राजनीति का पूरा ध्यान रखते हैं। ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जबकि हिंदुत्व में कब्र नहीं खुदती, उसमें भस्म होते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोदी भस्म हो जाएंगे, हमारे यहां चिता लगती है, कब्र नहीं खुदती। मगर साहब उसके बाद कब्र खोदते, देखिए साहब कितना मतलब गुस्सा भी आ जाए तो अपने राजनीतिक नफे नुकसान को कैसा तौल के गाली दी जाती है, यह मुझे लगता सीखना हो तो कांग्रेस ओके, तनुज पुनिया, क्या आपको लगता है ये जो राष्ट्रपति वाला विवाद है, इसको लेकर ये टिप्पणी जो है, इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि इसको गलत तरीके से रीड किया जा रहा है, लेकिन पुअर लेडी का तात्पर्य अच्छा नहीं होता है, ये आप भी समझेंगे, ये कहीं ना कहीं इसका डिपिक्शन जो है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो खराब ढंग से हुई है। मकसद कुछ भी हो, मोटिव कुछ भी हो, लेकिन जो भाषा निकली है वो सही नहीं है। देखिए, जो राजनीति करना है तो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरा बयान मैंने सुना, साफ साफ पूरी बात मैं सुन रहा था। तीनों लोग थे वहां पे, मैं उनके पीछे था, कई सांसद थे। जो आपको सुविधाजनक लग रहा है आपने वो काट करके और आपने जो है उसको बार बार उसको वो किया जा रहा है। ठीक है, मैं दिल्ली चुनावों के ऊपर आता हूं। दिल्ली चुनाव में मैं दिल्ली चुनाव के ऊपर आता हूं। क्या आपको लगता है दिल्ली चुनाव, खासतौर पर तनुज पुनिया, दिल्ली चुनाव कांग्रेस पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि कांग्रेस तो गेम में ही नहीं है दिल्ली के अंदर? देखिए, गेम में उनको ऐसा लगता है, जो आम आदमी है। गेम में? मैं भी दिल्ली चुनाव में निकला था, कई लोग बिल्कुल है गेम में। कई सीटों पे जो है मैं गया था, कई जगह उन्होंने माहौल अच्छा देखा है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। कई लोग याद करते नजर आ रहे थे कि जो है शीला दीक्षित जी के समय में जितना काम हुआ, उतना काम आज तक जो है 10 साल में आम आदमी पार्टी के दौरान नहीं हुआ है। जितने आपकी मेट्रो की बात है, चाहे आपकी उसकी रोडवेज की बात है, चाहे आपकी इसकी बात हो, ओवरब्रिज फ्लाईओवर की बात हो, बहुत सारे लोग अपने याद कर रहे थे कि उस जमाने में शीला दीक्षित जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब कितने काम यहाँ पे हुए थे। सफाई के बारे में बात कर रहे थे, ग्रीन कवर के बारे में बात हो रही थी, 23% से 33% जो हुआ था केवल शीला दीक्षित जी के कार्य में। तो वो सारी बातें जो है लोग मुझे खुद आके बताने लगे। तो ये हो सकता है कि मीडिया में ना ज्यादा बात हो रही हो, या हलचल में ना हो, लेकिन तो बात हो रही है। अजय माकन का इंटरव्यू भी हम लोगों ने करा है, ऐसा नहीं है। मीडिया में संदीप दीक्षित का इंटरव्यू मैंने खुद करा है। मीडिया में तो बात हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस रेस में नहीं है। कांग साहब, वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस के सहारे पहली बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, वो आप कह रहे हैं रेस में नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो वोट शेयर ले सकती है ठीक ठाक। वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा खासा। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जवाब देने दीजिए। पुनिया साहब, एक सेकंड, आप स्क्रीन पर ही हैं, होल्ड करिए। बोले मिस्टर कांग। अमीश भाई, मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने बात की है अच्छे स्कूलों की जो अरविंद जी ने बनाए, हमने बात की है फ्री बिजली फ्री पानी देने की जो अरविंद जी ने दे के दिखाया, हमने बात की है सेहत सुविधाओं की जो हमने किया है, हमने बात की है महिलाओं को बस में किराया फ्री करने की,
हमने नौकरियां देने की बात की है। बीजेपी जितने मर्जी गालियां दे ले, कभी ये पूर्वांचलियों को गालियां देते हैं, कभी ये पंजाबियों को गालियां देते हैं। अभी तो बहुत अच्छी बात कही सुधांशु भाई ने कि अमेरिका ने तो कदर की, चाहे वो भारत का ये एफडीआई का चीफ लगाया, सबके लिए हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, और सुधांशु जी आजादी का आज जो आजाद देश में घूम रहे उसके लिए भी पंजाबियों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उसके लिए गालियां बीजेपी दे रही है। पंजाबियों की गाड़ियों को, पंजाबियों को ये भाजपा दिल्ली में कर रही है। इतना सौतेला ये काम करते हैं जी। पिछले 3 महीने से फार्मर एजिटेशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे मोदी जी नहीं पॉइंट ये है, नहीं एक सेकंड, नहीं मैं कांग्रेस के विषय पर बात करते हैं। मैं कांग्रेस के विषय पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी ने बोला, राहुल गांधी ने चैलेंज दिया कि यमुना का पानी पी के दिखाएं अरविंद केजरीवाल। ये चैलेंज दिया, राहुल गांधी ने चैलेंज दिया। और राहुल गांधी ने तो यह तक कहा कि थर-थर कांपते हैं मोदी से अरविंद केजरीवाल, कांपते हैं अरविंद केजरीवाल। ये राहुल गांधी के शब्द थे। हमारे नेता ने मीडिया में आकर आप जैसे दोस्तों के सामने यह बात एक्सेप्ट करी, ईमानदार नेता की तरह, कि यमुना वाला काम हम सिरे नहीं चढ़ा पाए, उसको चढ़ाएंगे, दिल्ली के लोगों का भरोसा। लेकिन आज देखिए, मोदी जी कहते हैं 3 लाख करोड़ रुपया हमने वहां से बचा लिया, 20,000 करोड़ वहां से बचा लिया, लाखों करोड़ रुपया बचा के 15 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े मोदी जी से कांपते क्यों है अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी के अनुसार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी के अनुसार मोदी जी से कांपते क्यों है अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैंने कहीं नहीं सुना ऐसा। नहीं, बिल्कुल कहा है, मैं आपको सुनवा देता हूं। जी को कोई डर मैं है? सुनवा देता हूं, बकायदा कहा है। मेरे बात अरविंद केजरीवाल जी ने 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, 15 में हराया भाजपा को, 20 में हराया भाजपा को, 24 में भी हराएंगे भाजपा को। अरविंद केजरीवाल जी ने ठोक बजा के अरे दिल्ली में आपने कांग्रेस को हराया है, दिल्ली में आपने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, मोदी जी को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी तो 27 साल से आई नहीं है। ओके, तनुज पुनिया नहीं, राहुल गांधी के अनुसार, राहुल गांधी जी के अनुसार अरविंद केजरीवाल मोदी जी से कांपते हैं। ये राहुल गांधी जी के अनुसार है, जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। राहुल जी जी देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी को जेल में डाला गया था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा, जेल में डाला, उनको डराया धमकाया, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से डर गए, कहीं ना कहीं उन्होंने समझौता कर लिया, तभी उनको बेल मिली है। लेकिन जो यही जेल की जो बात है, यही काम उन्होंने झारखंड में किया हेमंत सोरेन जी के साथ, उनको जेल में डाला, लेकिन वो आखिरी समय तक उन्होंने समझौता नहीं किया। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल को जेल में जाने का फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा? आपको ऐसा लगता है पुनिया साहब? नहीं, देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है, जो सही है वो हो, मेरा ये कहने का मतलब पर राहुल गांधी ने जो स्वयं बोला कि सबसे बड़ा शराब का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया, तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस घोटाला तो हुआ था, एक के साथ एक फ्री वाला जो शराब मिल रही थी, मैंने खुद देखा कि एक के साथ एक फ्री शराब मिल रही थी यहाँ पे एक जमाने में, मतलब नशेड़ी बन गए थे सब लोग यहाँ दिल्ली में। गलत शराब नीति उनकी जरूर गलत थी, बहुत गलत शराब नीति थी, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका खामियाजा उन्होंने जेल जाके भी उठाया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझौता भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी। लेकिन तनुज, आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस का समझौता हुआ है बीजेपी के साथ। मिस्टर काम, 40 सेकेंड। देखिए अमीश भाई, अगर समझौता होता, समझौता किया है तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया है, अजीत पवार जी ने किया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है, चाहे संजय सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया, जो हम झुके नहीं इनके आगे। हमको जमानत मिली है और अरविंद जी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, और लोगों की कचहरी में, डेमोक्रेसी में लोग सबसे बड़े हैं और लोग तय कर देंगे कल। अरे कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से, क्योंकि वो साइन नहीं कर सकते किसी फाइल के ऊपर। लोग तय करेंगे। नहीं, लोग कैसे तय करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है। कांग्रेस भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा।
कांग्रेस और ओके। भाजपा से कहने से नहीं होगा, दिल्ली के लोग तय करेंगे 5 फरवरी को जो वोटें हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, लोगों ने सुधांशु अरविंद त्रिवेदी केजरीवाल जवाब। जी को पहले जी, बनाया जी, था, जी। आगे भी वो बनाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, समझौते का जहां तक आरोप है तो इसका आप विश्लेषण करिए अमीश जी। दोनों पार्टियां भाजपा पे आरोप लगा रही हैं, इसका मतलब मुख्य लड़ाई हमसे है। ये दोनों लोग साइड का रोल प्ले कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये दोनों पार्टियां तो समझौता कर चुकी हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने पार कराई, फिर दोनों में लड़ाई हो गई। फिर केजरीवाल जी ने कहा मैंने कसम खाई थी, तोड़ दिया, अब की बार दोबारा गठबंधन नहीं करेंगे। फिर 2024 में गठबंधन किया, फिर गठबंधन के बाद फिर अलग हो गए। और आप ये तय मानिए कि चुनाव के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए फिर एक होंगे, क्योंकि अभी वो तथाकथित इंडिया गठबंधन है, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। इसलिए ये दोनों साथ में हैं या अलग हैं, ये तय करना मुश्किल है। तो इनका समझौता तो ऐसा है अमीश जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देखिए कि हर मुद्दे पे इनका समझौता है। सीएए पे दोनों एक साथ हैं, शाहीन बाग पे दोनों एक साथ हैं, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों एक साथ हैं, धारा 370 पे दोनों एक साथ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे दोनों एक साथ हैं, बालाकोट स्ट्राइक के पूछे दोनों एक साथ हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में दोनों एक साथ हैं, और फिर लड़ाई भी है। तो इनके आपस में संबंध ऐसा है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। मगर अब दिल्ली की जनता को सब आंखों का इशारा समझ में आ रहा है कि कौन क्या करना चाह रहा है, इसलिए दिल्ली की जनता की आंख अब लेकिन सीधे दिल्ली को लेकर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के लिए गाना है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बीजेपी के लिए भी ये गाना है दिल्ली को लेकर, देखा एक ख्वाब तो वो सिलसिले हुए। 27 साल हो गए, 15 साल कांग्रेस रही, 10 साल 11 साल आम आदमी पार्टी रह गई है। आपका सिलसिला यहां शुरू नहीं हो पा रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी का सिलसिला दिल्ली में शुरू नहीं हो पा रहा। तो मैं बिल्कुल तनुज पुनिया, मेरा एक प्रश्न ये है कि मैं एक लाइन बोल दूं। जी बिल्कुल सुधांशु, आप एक लाइन बोल दीजिए, फिर मैं तनुज पुनिया के पास चलता हूं। ओके, बोलिए सुधांशु जी। आपने कहा कि हमें 27 साल से सत्ता नहीं मिली है, ये दिल्ली में मगर हम उस मिट्टी के बने हैं। जिसे आज्ञे जी की कविता की पंक्ति कहना चाहता हूं कि मैं उठता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाऊं यदि धूली सा, आंधी सा पुनः उमड़ता हूं। ओके, तनुज पुनिया, क्या आम आदमी पार्टी ने बोला है हम कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करवा देंगे, क्या आपको लगता है कांग्रेस इंडिया अलायंस का पार्ट है या कांग्रेस इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बोला कि इनको तो बाहर करना ही होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की मैं बात बता दूं, उन्होंने जैसा कहा है कि कांग्रेस को बाहर कर देंगे, कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस नहीं है। कांग्रेस वो रीढ़ की हड्डी है, बाकी सब हाथ पैर पसली सब वो रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कौन सा बॉडी पार्ट मानते हैं आप? कांग्रेस को रीढ़ की हड्डी हो गई, मैं हाथ समझ लेता हूं, समाजवादी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी कौन सा बॉडी पार्ट है इस इंडिया अलायंस की? आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का। लेकिन जिस प्रकार से जो है, मैंने अभी कहा, राहुल जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से समझौता हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब हरियाणा चुनाव को देख लीजिए। हरियाणा चुनाव के कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले उनको बेल मिल जाती है, सारे कैंडिडेट वहां खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करते हैं। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। लोकसभा में राहुल गांधी के हमले का मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार की विदेश नीति को सवालों में राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार की विदेश नीति को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पर लिखी किताब JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस पढ़ने की नसीहत दे डाली। लेकिन सवाल यह है कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को रिकमेंड किया, इसे समझ लेना चाहिए। आज मैं आपको इसी किताब के कुछ पेज डिकोड करके बताऊंगा। इस किताब में कैनेडी के भारत दौरे का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा गया है कि कैनेडी की पत्नी के लिए एम्बेसी ने एक विला किराए पर लिया था, लेकिन पंडित नेहरू ने आग्रह किया कि उन्हें प्रधानमंत्री निवास के गेस्ट सूट में रहने दिया जाए। यह वही सूट था जिसमें एडविना माउंटबेटन रहा करती थी। एडविना भारत की आजादी के बाद भी अक्सर भारत आया करती थी। मैं साफ कर दूं कि अभी तक कहा गया एक एक शब्द इस किताब में लिखा गया है, ये मेरे शब्द नहीं है।
इस किताब में एक और बातचीत का जिक्र भी किया गया है और यह बातचीत जॉन एफ कैनेडी और भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत के बीच हो रही है। इस बातचीत में कैनेडी कह रहे हैं कि यह उनका अब तक का सबसे खराब बुरा विदेशी दौरा है। कैनेडी ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पंडित नेहरू उनसे बातचीत करने की बजाय उनकी पत्नी के साथ बातचीत में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी किताब में यह भी दावा किया गया है कि पंडित नेहरू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कैनेडी के साथ आए प्रतिनिधिमंडल से ज्यादा उनकी 27 वर्षीय बहन से ज्यादा रुचि लेकर बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, ये मेरे शब्द नहीं हैं।